हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक पिकअप साइंस। मैं नेहा अग्रवाल आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 9th की केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कोई भी हमारे आसपास जो भी चीज प्रेजेंट होती है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बच्चों एटम। तो एटम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि यहाँ पे क्या है। हमने एक दीवार लिया, हम सबको पता है कि जो दीवार होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है बच्चों, ब्रिक्स की बनी हुई होती है। अब इस दीवार में से अगर हम एक ब्रिक को अलग कर लें, इस एक ब्रिक को अगर हम अलग कर लें तो ये जो एक ब्रिक है ये किसका काम करेगी, एटम का काम करेगी। ठीक है, एटम का काम क्यों करेगी, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इस दीवार की। ठीक है, अब इस ब्रिक्स को एक के साथ एक अगर हम ज्वाइंट करते जाएंगे तो ये एक बड़ी दीवार बन जाएगी। और जब दो या दो से ज्यादा ब्रिक्स या दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो क्या किसकी फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स की। हमें पता है जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसकी सेल। ऐसे ही जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, आपके आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट है, उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, एटम होती है। आपके आसपास कुछ भी चीज है, बेड जिस पे आप बैठते हो, चेयर है, टेबल है, वॉल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है या फिर कुछ भी चीज है, अगर आप उसको ब्रेक करोगे, मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा ही ले लो, आप पत्थर के टुकड़े को अगर आप तोड़ते रहोगे तोड़ते रहोगे तोड़ते रहोगे, वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर आप उसको और तोड़ोगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब आप उसको और ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाओगे। और वही सिचुएशन जब वो और ज्यादा ब्रेक नहीं हो पाएगा, मीन्स उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट आ गई है जिसको हम और ज्यादा नहीं ब्रेक कर सकते, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट ही उस पत्थर की क्या कहलाएगी, एटम कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग या कोई भी नॉन लिविंग मैटर आपके आसपास जो भी प्रेजेंट है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बच्चों, एटम होती है। और अगर लिविंग थिंग्स की बात करें तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एटम्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर ये जो फिगर आपको दिख रही है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का है प्रेजेंट, ये एक तरह का एटम है, रेड वाला एक एटम है। ठीक है, अब एटम और मॉलिक्यूल के बीच में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले तो बच्चों आप क्या बताओगे कि अगर सिंगल टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक सिंगल टाइप का एटम है, तो इसको हम एटम कहेंगे। और यही एटम जब दो से ज्यादा, मीन्स यहाँ पे देख रहे हो आप, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चे, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, मीन सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है तो उसको हम एटम कहेंगे, और वही दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम मिलकर बन रहे हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता क्या है। अब आती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसकी डिस्कवरी बच्चों किसने की थी, लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। और इनकी समरी को लिखा किसने था, प्राउस्ट, इनके असिस्टेंट थे जिन्होंने इनकी समरी को लिखा था। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दी है, लावोजियर और प्राउस दोनों ने मिलकर दी है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ही सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ही क्या होता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें मास ना तो क्रिएट होता है, ना ही लॉस होता है उसका, ना ही गेन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्शन है, हम एक टाइप का एलिमेंट ले लेते हैं ए और एक दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं बी। ठीक है, जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया प्रोडक्ट बनता है सी, तो यहाँ पे हमने ए जो एलिमेंट है उसका मास लिया था 1 किलोग्राम, बी जो लिया है उसका मास लिया हमने 2 किलोग्राम। दोनों को जब कंबाइंड करेंगे जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसका मास क्या है, 3 किलोग्राम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर कोई भी नया सब्सटेंस बनाया जाता है तो उनका मास जो होता है हमेशा कंजर्व रहता है, उसमें ना तो ही गेन होता ना ही लॉस होता, हमेशा इक्वल मास ही आता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मींस कोई भी केमिकल कंपाउंड है जो कि एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से, उनके मास का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है किसी भी कंडीशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एक वाटर का कंपाउंड लिया है, वाटर के कंपाउंड में टू टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन जो है उसका मास होता है एटॉमिक मास 1,
तो दो हाइड्रोजन के एटम है तो दोनों का 1 1 ले लेंगे हम। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 60, तो 1 + 1 इज आ गया 2 रेशियो 60। अब इनको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो इनका मास आएगा बच्चों 1 रेशियो में 8। तो वाटर कहीं पे भी प्रेजेंट हो, किसी भी सब्सटेंस के साथ प्रेजेंट है, कहीं पे भी प्रेजेंट है, उसका हमेशा जो रेशियो है मास का, वो हमेशा 1 रेशियो 8 में प्रेजेंट होगा, कभी भी चेंज नहीं होता है किसी भी कंपाउंड की। सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रही मैं, किसी भी कंपाउंड का अगर आप मास का रेशियो देखना चाहते हो किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, तो वो हमेशा बच्चों फिक्स रहता है। अब आते हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये हैं हमारे साइंटिस्ट डाल्टन, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी एटम्स के बारे में। इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बच्चों क्या कहा था कि कोई भी मैटर है मैंने बताया आपके आसपास जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है या जो भी चीज प्रेजेंट है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी पत्थर का टुकड़ा तुमने लिया था, उसको तुम तोड़ते जाओगे तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि तुम उसको ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाओगे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम की। तो एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है और उसका जो मास है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटम है उसका मास जो होता है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, मींस उसका मास का जो रेशियो होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल कंपाउंड के अंदर, वो हमेशा फिक्स रहता है, आइडेंटिकल रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है। एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होते हैं उनका मास डिफरेंट हो सकता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। मान लो कि एक एटम है हाइड्रोजन और एक एटम है हमारे पास सोडियम। ठीक है। तो इनका मास भी डिफरेंट होगा कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और सोडियम का मास कितना होता है 23। ठीक है। तो इनका मास भी डिफरेंट होगा बच्चों और इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। समझ में आया? लेकिन वहीं अगर O2 ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर क्या है बच्चों, दो एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ही, तो इन दोनों का मास भी सेम होगा कि इसका भी 16 होगा और दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी मास 16 ही होगा। ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो वही मैंने कहा कि किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर सेम एटम प्रेजेंट है तो उनका मास भी सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, और अगर डिफरेंट एटम प्रेजेंट है तो उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो ये सब बातें एटम्स के बारे में हमें किसने बताई थी? डाल्टन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम्स के बारे में ऐसा कहा था अपनी थ्योरी के अंदर। नाउ व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड? एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होता है, ये अब हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं। प्योरेस्ट सब्सटेंस होते हैं, मींस जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो एक ही तरह के एटम प्रेजेंट, ये नहीं कहा मैंने एक एटम प्रेजेंट, एक ही टाइप का एटम, चाहे वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और कंपाउंड जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स के, इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें अगर सिंगल की बात करें तो सिंगल को हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। और एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, वाटर का मोलिक्यूल लिया जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स ले रखे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ले रखे, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं, और बच्चों क्या बोल सकते हैं इसको, हम मोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मोलिक्यूल जो होती है वो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है किसकी, कंपाउंड की। क्लियर हो गया? एलिमेंट्स के अंदर सिंगल टाइप ऑफ एटम आएंगे और कंपाउंड्स के अंदर 2 और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स आएंगे या 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे तो सबसे छोटी चीज क्या है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, सबसे छोटी चीज क्या है बच्चों, एटम। एटम एटम याद रखना हमेशा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी नॉन लिविंग चीज की एटम है और लिविंग की सेल है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे कि किसी भी एटम जो है, एटम की जो हम बात कर रहे हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसका अगर हमें साइज मेजर करना है तो कैसे मेजर करें।
एज वी नो कि किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए हम जो यूनिट का यूज करते हैं वो किलोग्राम या फिर ग्राम का यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों ही यूनिट क्या है, बहुत ही लार्ज यूनिट है। लार्ज यूनिट है और हमें पता है हमारा एटम जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो किसी भी छोटी चीज के लिए क्या आप लार्ज यूनिट की यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा है, इसलिए इसको मेजर करने के लिए हमने एक नई यूनिट की खोज की, और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं बच्चों को? AMU। AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू। स्मॉल यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। ओके बच्चों, अब वन एटॉमिक मास यूनिट अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? वन एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है बच्चों की कोई भी कार्बन का एटम है, इस कार्बन के एटम को जब हम ब्रेक करेंगे, कितने हिस्सों में? 12 हिस्सों में। 12 हिस्सों में जब हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो 1/12 पार्ट ऑफ अ कार्बन एटम, सॉरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम की जो वैल्यू होगी बच्चों, वही क्या हो गई? हमारे 1 AMU की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कार्बन 12 जो होता है हमारा, उसको जब हम 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वही होगी हमारे 1 एटॉमिक मास की वैल्यू। नाउ वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है बच्चों? कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखा है या फिर कोई भी कंपाउंड हमारे पास दे रखा है, तो उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल की फॉर्मूले की वैल्यू निकालना, उसको कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपाउंड है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम Na किसका फॉर्मूला होता है? सिंबल होता है सोडियम का। ठीक है, Na जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है बच्चों 23। ठीक है, प्लस Cl किसका सिंबल होता है? क्लोरीन का, और इसका एटॉमिक मास होता है बच्चों 35.5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू? 58.5 U किस लिए लगाया हमने? U इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ एटम, जिसका मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। तो NaCl एक कंपाउंड था हमारे पास, एक मॉलिक्यूल था जिसका हमने मास निकाला है बाय द हेल्प ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। तो उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी? इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर ये तो था फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना, ऐसे ही आपको कोई बोल दे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, बात दोनों का मतलब सेम ही है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल का सिंबल क्या होता है? H2O। ठीक है, इसके अंदर क्या है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें पता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 1 प्लस 1 प्लस में 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर कितने होता है मॉलिक्यूलर मास का? 16। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 18। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा हमारा? 18U। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों का मतलब सेम ही होता है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। फॉर्मूला यूनिट मास यूज होता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में और मॉलिक्यूलर मास यूज होता है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। दोनों ही सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट होते हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगी फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करो तो भी सेम फॉर्मूला यूज करोगे कि दोनों के एटॉमिक मास जो होते हैं उनको लिखोगे और फिर उनको ऐड कर दोगे। ऐसे ही अगर मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो दोनों के एटॉमिक मास लिखोगे, उनको ऐड कर दोगे। नाउ मोनो एटॉमिक और डायटोमिक का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब ही क्या होता है बच्चों? सिंगल। ठीक है, सिंगल की बात हो रही है। तो जहाँ पे सिंगल एटम प्रेजेंट हो उसको, उन एटम्स को हम कहेंगे मोनो एटॉमिक एटम्स। डाई का मतलब होता है 2,
तो जहाँ पे दो एटम प्रेजेंट होंगे किसी भी एलिमेंट्स के, उनको कहेंगे हम डायटोमिक। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो कोई भी कंपाउंड्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों? मेटल्स से या नॉन मेटल्स से। और मेटल और नॉन मेटल दोनों के ऊपर ही कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है, और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयंस बोलते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो कंपाउंड्स बने हुए होते हैं उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, उस चार्ज को हम आयंस बोलते हैं। वो नेगेटिव फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब मोनोएटॉमिक और डायटोमिक को फर्दर डिटेल में समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको समझेंगे। सॉरी। तो यहाँ बच्चों आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनका एटॉमिक मास, ये आपको याद करनी है टेबल। ये हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन जो है उसका होता है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। इसके साथ में आपको इसके सिंबल भी बता देती हूँ कि हाइड्रोजन जो होता है उसका सिंबल होता है कैपिटल H, कार्बन का कैपिटल C, नाइट्रोजन का कैपिटल N, ऑक्सीजन का कैपिटल O, सोडियम का कैपिटल S मत लिखाना, तो सोडियम का होता है कैपिटल N स्मॉल a, मैग्नीशियम का होता है कैपिटल M स्मॉल g, सल्फर का होता है कैपिटल S, क्लोरीन का कैपिटल C स्मॉल l, और कैल्शियम का कैपिटल C स्मॉल a। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए सभी के सिंबल्स और सभी के एटॉमिक मास। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स और दिए हुए हैं, उनके सिंबल्स दिए हुए हैं, ये भी आप हो सके तो याद कर लेना। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के, जैसे HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट है बच्चों? 2 टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, तो यहाँ पे हमने ले लिया 1। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, तो हमने ले लिया 35.5। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा मोलिकुलर मास। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल HNO3, इसमें कितने टाइप के एटम प्रेजेंट है? 3 टाइप ऑफ एटम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीनों के एटॉमिक मास लिखेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे मोनोएटॉमिक और डायटोमिक के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो मेटल से या फिर नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ होता है। और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस की फॉर्म में होते हैं। अगर पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उनको हम कहेंगे कैटायंस, नेगेटिव आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एनायंस। ठीक है बच्चों, अब कोई भी आपको नेमिंग दे दें और बोले कि उसका केमिकल फॉर्मूला बनाओ, जैसे अभी तक तो मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बता रही थी, जैसे वाटर का है H2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अब आपको क्या देंगे? नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नाम दे देंगे और आपको केमिकल फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों? कि जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया आपको, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में भी सीखोगे कि मैग्नीशियम जो होता है उसके ऊपर मान लो 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और OH जो हाइड्रोक्साइड है उसके ऊपर 1 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो अब इनको क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बच्चों? जो इसके ऊपर हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो 1 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है वो चला जाएगा हमारे मैग्नीशियम के पास, और मैग्नीशियम के पास जो 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है वो चले जाएंगे हमारे हाइड्रोक्साइड के पास। तो मैग्नीशियम लिखेंगे Mg, मैग्नीशियम के पास कितना आ गया था? 1 नेगेटिव चार्ज आ गया था। 1 चाहे यहाँ पे हम मेंशन करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 हमने लिख दिया। ब्रैकेट में OH के पास कितना चार्ज आ गया था? 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। तो इसका फॉर्मूला बन गया MgOH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4,
अमोनियम के ऊपर होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो 2 नेगेटिव है वो अमोनिया के पास चला जाएगा और अमोनिया का 1 पॉजिटिव चार्ज जो है वो सल्फेट के पास आ जाएगा। तो NH4 2 नेगेटिव इसके पास चला गया तो ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे हम 2। SO4 के पास क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका फॉर्मूला बन गया NH4 2SO4। ठीक है बच्चों, ये आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं, तो आप प्लीज उनकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो सभी की प्रैक्टिस आपको अपनी बुक के एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, सोल्ड अनसोल्ड, तो उनकी प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नाउ वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को बच्चा रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से। ठीक है, वैल्यू होती है इसकी 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, जैसे कि हम अगर बात करते हैं, किसी के भी सामने बोलते हैं 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना को सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि अरे 12 बनाना लेकर आने मार्केट से। हमें कोई बोलता है 1 पेयर ऑफ सॉक्स दो, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि 2 सॉक्स आएगी, 1 पेयर के अंदर 2 सॉक्स होती है। ऐसे ही आपके सामने कभी भी कोई बात करे 1 मोल की, तो 1 मोल बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वैल्यू। ओके, अब 1 मोल चाहे किसी का भी हो, चाहे एटम का हो, चाहे मोलिक्यूल का हो, चाहे किसी की आयन का हो। जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम तो वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड मोलिक्यूल 6.022, मतलब कि कोई भी चाहे मोलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, उसके 1 मोल की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एवोगाड्रो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, वैल्यू होती है उसकी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल कोई भी हमें बोले तो हमारे दिमाग में वैल्यू क्लिक करेगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वो 1 मोल चाहे एटम का हो, चाहे मोलिक्यूल का हो, चाहे आयंस को, हमेशा उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और मोलर मास, तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज है। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो मास ऑफ एनी वन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, जो भी उसका मास गिवन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका मास हमें पता है कितना, 1। कार्बन एक एलिमेंट है, मास होता है उसका 12। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, मास होता है 14। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, मास है 16। सोडियम एक एलिमेंट है, मास है 23। एटॉमिक मास में क्या करेंगे, एक एलिमेंट का जो भी मास होता है उसकी वैल्यू लिखना। मोलिकुलर मास में एक मोलिक्यूल, कोई भी एक मोलिक्यूल है उसका मास के बारे में बताना। जैसे कि मोलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में 2 टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो मोलिकुलर मास आ जाएगा इसका 36.5 U। HNO3, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 प्लस 14 प्लस, जब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48। टोटल वैल्यू आ जाएगी तीनों को ऐड करके 63 U। That is the molecular mass of HNO3. Now molar mass. Mass of any chemical of 1 mole. 1 mole आते ही वैल्यू कौन सी आएगी दिमाग में, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लोरीन के मोल की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन एटॉमिक मास को इसके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे एग्जाम में, तो बच्चों बहुत ज्यादा टाइम आपका लॉस हो जाएगा और आप एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी यूनिट है और इसको मल्टीप्लाई करना किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा। तो अब यहाँ पे आप फंस जाओगे, तो उसके लिए मेरे पास है आपके लोगों के लिए एक ट्रिक।
तो ट्रिक क्या है बच्चों कि मान लो कि आप HCl है और उसका आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आप क्या करोगे कि सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कितने टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है। 2 टाइप ऑफ एटम। तो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 प्लस दूसरा एटम कौन सा है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। ठीक है, लेकिन यहाँ मोलर मास की बात हो रही है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है बच्चों 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जो कि मैं आपको कह रही हूँ कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या आ जाएगा 36.5 यू, अभी तक तो यू की बात चल रही है, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो अब बच्चों ट्रिक क्या है इसको सोल्व करने की। ये जो u है सिंपली हम इसको चेंज कर देंगे और u की जगह हम क्या लिख देंगे g, ग्राम। मोलर मास को किस में ग्राम में चेंज करते हैं। तो 36.5 u की जगह हम क्या लिख देंगे ग्राम और दैट इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर होगा क्या। तो हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल इसको जब हम एटॉमिक मासेस को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी यू में आ रही है। तो हमें अब 6.022 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल इस यू की जगह सीधा हमें सिर्फ जी लिख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों कैसी आपको ट्रिक लगी आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको पसंद आई है तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ऐसी इजी ट्रिक लेकर आती रहूंगी। आप प्लीज अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ वीडियो का बेनिफिट सबको मिल सके, सब अच्छे से अच्छा स्कोर करे। यही मेरा पर्पज है इन वीडियो को बनाने का। अब हम चलते हैं आगे, कुछ फॉर्मूलाज है इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो आप कैसे करोगे। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बच्चों गिवन मास और मोलर मास उसका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 24 ग्राम ऑफ कार्बन है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें। तो गिवन मास कितना है बच्चों 24, तो हम लिख देंगे 24। और हमें पता है कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, मोलर मास उसका कितना होता है 12। तो 24 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। अब यहाँ पे 300 ग्राम ऑफ कार्बन है, इसका अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। 300 तो हो गया हमारा गिवन मास। ठीक है, क्योंकि कार्बन है, कार्बन का मोलर मास कितना होगा 300 डिवाइडेड बाय 12। इसको सोल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों भी आपको सॉल्व करने हैं इसी तरह से। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है या फिर नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है उसका मास, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि ये मास नंबर ऑफ मोल्स को हम ले आएंगे इधर। ठीक है, गिवन मास हमें निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर 4 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें बता रखे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स 4 है मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का मोलर मास 16। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 64 आ जाएगा। 64 इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम करेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में एवोगाड्रो नंबर, या फिर हम इसको और किस तरह से करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगाड्रो नंबर।
डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी हुई है। जैसे कि हमें कैलकुलेट करने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और हमें 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए हुए, मींस नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हमें, तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं हमें, 5.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.7, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 से, तो वैल्यू आ जाएगी। दूसरी जगह अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है और हमें मास गिवन है, 2.4 ग्राम ऑफ मास गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मास कितना है 2.4, मोलिकुलर मास कार्बन का कितना होता है 12 इनटू में एवोगाड्रो नंबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे बच्चों, लेकिन सिर्फ क्लियर होने से फायदा नहीं है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं प्लीज 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 इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूलाज उतने ही टिप्स पे आपको लर्न होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कुछ भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर दे सकूं। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से अच्छी वीडियो और ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू बच्चों।